डायबिटीज़ बहुत गंदी बीमारी है, आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगी, आपको बहुत तकलीफें देगी। प्री डायबिटीज़ में भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है। मोस्ट कॉमन क्या होता है कि पेशेंट्स आते हैं, सर हमारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए नेक पे, बैक में हमारे स्किन डार्कनिंग हो गई है, या फिर जो है हमारे प्राइवेट पार्ट में डार्कनिंग हो गई है, या आर्म पिट्स के अंदर आपके स्किन डार्क हो गई है, ब्लैक हो गई है। तो इस तरह की स्किन डार्क हो जाती है। या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल, सब में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कुछ पेशेंट्स में वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। इसमें है कि अगर कोई प्री डायबिटीज़ के रेंज में आ गया है तो उनका फिर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए ब्रेकफास्ट? चिल्ला ले सकते हैं, जैसे आजकल मूंग के चिल्ले हैं, बेसन का चिल्ला बनता है, और कई तरह के चिल्ला आप उसमें बना सकते हैं, या ऑमलेट यूज़ कर सकते हैं, एग यूज़ कर सकते हैं उसमें आप, या पोहा भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए। कुछ हेल्दियर ऑप्शन समझने हो कि रोटी चावल को रिप्लेस कैसे करें। रागी डालिए आटे में, जौ डालिए आटे में, ज्वार डालिए, चना डालिए, बेसन डालिए। तो अगर ऐसे हम मल्टीग्रेन टाइप ऑफ आटा यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि कई सदियों से हम ये खा रहे हैं और हमें डायबिटीज़ नहीं हो रहा था। अगर हम चावल की बात करते हैं, पॉलिश चावल जो आजकल आता है वो खराब करता है। अच्छा। अनपॉलिश चावल होना चाहिए। ठीक है। यानी बनाते टाइम अगर उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे, मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, ये सारी चीज़ें उस पर डालेंगे, तो चावल का जो है ग्लाइसेमिक लोड मतलब पोर्शन वो कम हो जाएगा, प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी आप उसमें फाइबर मिक्स कर रहे हो तो वो उसका एब्जॉर्प्शन अंदर से धीरे धीरे होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे ही कम हो जाएगा तो वो खतरनाक नहीं रहेगा, वो कम खतरनाक हो जाएगा। तो जो पिज्ज़ा हैं, बर्गर हैं, छोले भटूरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कितनी खा सकते हैं, कितने मात्रा में अगर कोई प्री डायबिटिक है तो? देखिए, ये सारी रिवॉर्ड की चीज़ें होती हैं, और रिवॉर्ड की चीज़ें जो है वो कम मात्रा में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहती हैं, क्योंकि इसमें आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। तो कम मात्रा में आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद करिए। कभी कभार अगर आपको रिवॉर्ड की या आपको चीट भी करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन साइज बहुत कम रहना चाहिए। तो फिर उसमें क्या नंबर्स देखें कि अब ये नंबर्स इस रेंज में है तो हमारा प्री डायबिटीज़ जो है रिवर्स हो चुका है। आपका अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है, आपका A1C 5.7 से कम आ जाता है, तो आई थिंक वो बेटर है, आप उसी को मेंटेन करके रखें। क्या आपने भी अपना जो शुगर का वो टेस्ट कराया है और HbA1c जो है वो 5.7 से 6.4 के बीच में आया है, फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में आया है, तो हो सकता है आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आ चुके हो। लेकिन आपके मन में इस वक्त ये डर है, ये सवाल है कि कहीं मेरा ये जो प्री डायबिटीज़ है ये फुल्ली डायबिटीज़ में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो अभी मैं ऐसा क्या करूं, या क्या ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए और ये फुल्ली जो है टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो। आप एकदम सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग प्री डायबिटीज़ पर ही बात करेंगे कि जिन लोगों के HbA1c के वैल्यू 5.7 से 6.4 के बीच में है, या फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में है, वो इसको कैसे रिवर्स करके नॉर्मल जो है उसको कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में हम डाइट पर, लाइफस्टाइल पर, चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, टेस्ट पर, इन सभी चीज़ों पर बहुत ही विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, जो कि डायरेक्टर हैं मिनिमल एक्सेस रोबोटिक GI और बेरियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट CK बिरला हॉस्पिटल दिल्ली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचा सकें। सबसे पहले हमें प्लीज़ यही बताइए कि जो फुल्ली डायबिटीज़ होता है उसमें और प्री डायबिटीज़ में क्या डिफरेंस है, हम कैसे समझें? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपका टॉपिक है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जो टॉपिक सिलेक्शन है, आई थिंक हमारे ऑडियंस को इससे बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्री डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे कहते हैं ना कि भगवान हमेशा एक मौका आपको देता है, तो दिस इज़ ए अलार्मिंग साइन, दिस इज़, आई वुड से दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रिवर्स इट। होता क्या है, प्री डायबिटीज़ में थोड़ी सी शुगर आपके ऊपर आती है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं आती कि आपको डायबिटीज़ हो जाए। तो एक अलार्मिंग साइन होता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। जब भी आपकी फास्टिंग शुगर है 100 से 125 के बीच में आती है,
तो वो प्री डायबिटीज़ होती है, और 125 से 200 तक जो ऊपर जाती है तो फिर उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। जो RBS होती है वो 140 टू 200 तक आपकी जो है वो प्री डायबिटीज़ में आती है, मोर देन 200 आपकी जो है वो डायबिटीज़ में आती है। ठीक है, और HbA1c? HbA1c की बात करते हैं तो 5.7 से 6.4 वो प्री डायबिटीज़ में आती है, और 6.4 से ऊपर जो है वो डायबिटीज़ में आती है। अगर इस तरीके के जो टेस्ट हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग कराते रहते हैं कॉमनली, पहली बार कराया है टेस्ट और पहली बार में से तीनों में से कोई एक भी बढ़ा हुआ है तो क्या वो भी प्री डायबिटीज में ही आएगा? हम मानते हैं कि तीनों में से एटलीस्ट 2 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आने चाहिए। अगर एक टेस्ट पॉजिटिव आया तो हमें डेफिनेटली उसको रिपीट कराना चाहिए। यानी अगर आपका फास्टिंग शुगर ज़्यादा है तो आप HbA1c भी साथ में करवाइए, या फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि 8 से 10 घंटे का फास्टिंग करके हम पहले फास्टिंग शुगर लेते हैं, फिर 75 ग्राम जो है हम उसको ग्लूकोज दे करके 2 घंटे बाद देखते हैं। वो 140 से 200 के बीच में होता है तो वो प्री डायबिटिक है, 200 से ऊपर है तो वो डायबिटिक होता है। अगर जैसे तीनों टेस्ट अभी किसी ने आज कराया लेट सपोज, और इसकी रिपोर्ट्स कल आई, HbA1c बढ़ा हुआ है, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रेंज में है, कितने दिन के बाद फिर से इस टेस्ट को दोबारा रिपीट करा करके देखा जाए कंफर्म करने के लिए? पहली बात तो अगर आपका ये पॉजिटिव आया है तो हमें इस पे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हाँ। पहले हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट कराने से बात नहीं बनेगी, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस उसके लेने पड़ेंगे, और फिर हम उसको रिपीट करा सकते हैं। आपने एक्शंस लिए, फिर आपने उसको 2 हफ्ते के बाद रिपीट कराया, कुछ आपको बेनिफिट हुआ। अगर आप रिवर्स कर लेते हैं, यानी आपकी जो है 5.7 से कम आ जाती है A1C, तो डेफिनेटली फॉर एवरी 3 मंथ्स हम चाहते हैं कि उसको रिपीट कराएं, अगर आपके घर में हिस्ट्री है डायबिटीज़ होने की। तो ठीक है, इसमें ना डॉक्टर ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि 3 मेजर टेस्ट होते हैं, अगर 2 ठीक है, एक नॉर्मल आ गया तो ऐसे ही चलो कुछ हो गया होगा इधर बीच इस वजह से, फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में पता चलता है कि प्री डायबिटीज़ तो आपका डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो गया। ये गलती लोग ना करें, उसके लिए कुछ टिप्स या एडवाइस हैं आपके लिए? बिल्कुल, डेफिनेटली अगर ये चीज़ आपके अंदर है तो अभी से आपको लाइफस्टाइल मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपना डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एक ऐसी चीज़ आपके सामने आने वाली है जिससे लड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, उसको डायबिटीज़ कहते हैं, और वो डायबिटीज़ आपके हर ऑर्गन को खराब करती है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी बॉडी में 2 तरह के कैंडल होते हैं, एक फैट का कैंडल है और एक शुगर का कैंडल है। हमें उनको जलाते रहना है। अगर हमने उसको नहीं जलाया, यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो ये दोनों कैंडल आपके हर ऑर्गन को जला के राख कर देंगे। करेक्ट। इसमें ना कहा जाता है यही कि डायबिटीज़ बहुत गंदी बीमारी है, आपके हर एक बॉडी ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगी, आपको बहुत तकलीफ़ें देगी। प्री डायबिटीज़ में भी इस तरीके की दिक्कत हो सकती है या ये एक एसिम्प्टोमेटिक चीज़ होती है, कंडीशन? अगर मैं कहूँ कि 8 पेशेंट्स 10 में से, यानी 80% ऑफ द प्री डायबिटिक पेशेंट्स नॉर्मली उनमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर मानते हैं, क्योंकि ये साइलेंटली आपको उस तरफ ले जाता है जो कि एक बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो बाकी 20% है उसमें कुछ तरह के सिम्टम प्री डायबिटीज में आ जाते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन क्या होता है कि पेशेंट्स आते हैं, सर हमारे ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं नेक पे, बैक में हमारे स्किन डार्कनिंग हो गई है, या फिर जो है हमारे प्राइवेट पार्ट में डार्कनिंग हो गई है, या आर्म पिट्स के अंदर आपके स्किन डार्क हो गई है, ब्लैक हो गई है। तो इस तरह की स्किन डार्क हो जाती है, प्लस आपके स्किन पे छोटे छोटे टैग बनने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि छोटे टैग हैं, तो पहले कह देते थे कि दादी नानी कहती थी कि ये तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं, वो एक्चुअली होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रॉल में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो इसलिए उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से प्री डायबिटीज़ में इस तरह के स्किन के टैग्स मिल जाएंगे, वो आपको आंखों के पास होंगे, आपके नेक के पास होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर हम सुबह उठते हैं और हमें लगता है कि यार काम नहीं किया जा रहा, या मेरे को उठा नहीं जा रहा बेड से। अर्ली मॉर्निंग टायर्डनेस बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट्स में होती है, काम करने का मन नहीं करता, लेथार्जिक हो जाते हैं, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। उन पेशेंट्स में भी प्री डायबिटीज़ के जो है इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स बिल्कुल, सब में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, कुछ पेशेंट्स में वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी यानी PCOS हो जाती है, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें भी प्री डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं। तो जितनी भी कंडीशन में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है उनमें प्री डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, और वो सारे सिम्टम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के होते हैं वो ही प्री डायबिटीज़ के
हो सकते हैं, तो हमें इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। कुछ पेशेंट्स आते हैं कि हंगर इंटेंस हो गई है, खाने के बाद में भी भूख लग रही है। कुछ आते हैं कि आपका थर्स्ट इंटेंस हो गया है, पानी पीने के बाद में भी प्यास लग रही है। तो इस तरह के जो सिम्टम जो होते हैं वो आपके प्री डायबिटीज की वजह से हो सकते हैं, या फिर बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, फीमेल्स में बहुत कॉमन है बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर जनरली नहीं करना चाहिए। अदरवाइज फिर आपको पता है कि वो फाइनल मैच जो डायबिटीज का वो आने वाला है, ये सेमीफाइनल है, इस मैच को यहीं पे जीतिए तो हम फाइनल मैच की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इसमें जो आपने लक्षण बताएं, ये लक्षण अगर किसी में भी दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा टाइम पीरियड है कि कितने दिनों तक दिखाई दे, तो कौन से टेस्ट जा करके करा सकते हैं शुगर के लिए? अगर आपको ये सारे लक्षण आते हैं तो डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, जो हमने बात करी। अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 के बीच में आता है, आप प्री डायबिटिक कंडीशन में आ चुके हैं, अलार्मिंग साइन आपको मिल चुका है और साथ में एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। फिर आपकी HbA1c है, जो कि नॉर्मली माना जाता है कि ये 3 मंथ्स का एवरेज शुगर होता है, क्योंकि नॉर्मली जो HbA1c डिटेक्ट करता है शुगर वो रेड ब्लड सेल्स में करता है, जिसकी जो आयु हम जिसको कहते हैं RBCs की, वो 3 महीने की होती है और उसमें जो भी शुगर डिटेक्ट होता है माना जाता है कि ये 3 महीने का एवरेज शुगर है। फिर हमने बात करी कि OGTT जो है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, वो आपकी बताता है कि आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं शुगर को, यानी शुगर लेने के बाद में आपका इंसुलिन कितना ऊपर जाता है और कितना वो शुगर को अंदर सेल्स में डालता है। बेसिकली इंसुलिन का काम जो होता है वो जो आपकी जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर डालना होता है। ठीक है। इसमें अगर किसी ने टेस्ट करा लिया और इस तरीके के लक्षण भी आए, अब उनके मार्कर से, रिपोर्ट्स के मार्कर से पता चल गया कि वो प्री डायबिटिक रेंज में है, उनके मन में सबसे पहला डर, सवाल, घबराहट ये हो जाती है कि कहीं हमें टाइप 2 डायबिटीज़ में तो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा टाइम फ्रेम है कि अगर आपने प्री डायबिटीज़ इतने दिनों में रिवर्स कर ली तो चांसेस हैं कि अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं की तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि डर लाजमी है, क्योंकि बिना डर के आज के ज़माने में कोई काम नहीं करता। अगर आपको डर है डायबिटीज़ होने का, तभी आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। बिल्कुल। और डर बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कई बार डराते हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस तरह के काम करने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका लाइफ स्टाइल मेजरमेंट, अच्छे लाइफस्टाइल मेजर्स आपके अच्छे होने चाहिए। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपको रूटीनली आपको एक्सरसाइज करनी है। माना जाता है कि आधा घंटा रोज आप एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, माने 2.5 घंटे एक हफ्ते के लाइट एक्सरसाइज, जिसमें वॉकिंग है, ब्रिस्क वॉक है, साइकिलिंग है, कार्डियो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, आपको ये नहीं कि आज ही आपको जिम में जाना है, तो इस तरह की लाइट एक्सरसाइज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और लाजमी हो जाता है कि आप लाइट एक्सरसाइज के साथ साथ एटलीस्ट 2 या 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें। ठीक है, ये जरूरी है, उठना जरूरी है। और फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि एक एक्सरसाइज स्नैकिंग वाली एक वर्ड होता है, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो अगर किसी को प्री डायबिटीज़ अपना रिवर्स करना है तो हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ सवाल हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं, क्या खाएं, नहीं खाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह, तो आप प्लीज़ उसके थोड़े से जवाब दे दीजिए हमें। सबसे पहले ये है कि क्या प्री डायबिटीज़ को पूरी तरीके से रिवर्स किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मोटिवेशन अगर आप में है तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहता है, पहला स्टेप आप क्या बोलेंगे उनको? पहला स्टेप है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमने बात करी। आपकी एक्सरसाइज है, एम्बुलेशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना कोई इंसान अपना वजन कम करे कि शुगर किस तरह के लेवल्स में उनको डिफरेंस देखने को मिल सकता है? नॉर्मली हमारी गाइडलाइन कहती है कि 5 to 7% अगर बॉडी वेट आपका कम हो जाता है तो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो सकती है, यानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ सकती है और आपका प्री डायबिटीज रिवर्स तो हो ही सकता है, आपका डायबिटीज होने के चांसेस 50% कम हो सकते हैं। 50%, तो ये बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक है। तो अगर आप इससे 5 से 7% वेट लॉस करते हैं तो एक्सरसाइज जो है कितनी देर करे, किस तरीके से करे और कौन सी एक्सरसाइज करे प्री डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए? नॉर्मली माना जाता है कि आप एटलीस्ट 30 मिनट्स यानी आधा घंटा 5 डेज ए वीक, टोटल 150 मिनट्स बनते हैं, 2.5 घंटे बनते हैं। इसमें सिंपल वॉक है, आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी, योगा कर सकते हैं, स्क्वाटिंग कर सकते हैं,
आप जंपिंग जर्क्स कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज जो है एटलीस्ट आप 2.5 घंटा हफ्ते में जरूर करें, और इसको आप ऐड करें एटलीस्ट 2 या 3 बार हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, जिसमें आप डंबल कर सकते हैं, मसल बिल्डिंग के लिए कुछ भी एक्सरसाइज जो है वो आप कर सकते हैं। इसमें ना डॉक्टर एक चीज़ है कि अगर पोस्ट मील वॉक्स किया जाए कि ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट, लंच के बाद 10 मिनट और डिनर के बाद 10 मिनट की वॉक, तो इससे हमारे इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। ये सही है प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने? बिल्कुल सही है। आपको हमेशा खाने के बाद में वॉक करना चाहिए। वॉक करने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो आपकी जो इंसुलिन कारगर साबित होगी ग्लूकोज को सेल्स में डालने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें मैं एक और मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे बात, वो ये है कि तो बेसिकली जो हमारी बॉडी में 3 तरह की सेल होती हैं जो ग्लूकोज को अपटेक करती हैं। लिवर सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, और फैट सेल्स होती हैं। और तीनों के गेट पे जहाँ से आपको ग्लूकोज अंदर जाना है उसकी चाबी इंसुलिन होती है। सो इंसुलिन इज द की फॉर द ग्लूकोज अपटेक बाय ऑल दीज 3 टाइप ऑफ द सेल्स। तो या तो आपकी चाबी खराब है या आपकी चाबी नहीं है। चाबी नहीं है मतलब इंसुलिन नहीं बन रही, टाइप 1 डायबिटीज। चाबी खराब है यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी टाइप 2 डायबिटीज। तो हमें जो है उस चाबी को ठीक रखना है, और उसको ठीक रखने के लिए अगर आप खाने के बाद में 15 मिनट वॉक करेंगे तो आपकी चाबी सही से काम करेगी, और आपका ग्लूकोज जो है वो सेल्स में आराम से जाएगा। बिल्कुल। हम थोड़ा सा डाइट पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइट पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। इसमें है कि अगर कोई प्री डायबिटीज़ के रेंज में आ गया है तो उनका फिर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस क्या क्या होने चाहिए, कैसा होना चाहिए ब्रेकफास्ट? देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं अपने सारे पेशेंट से ये डिस्कस करते हैं कि आपका ब्रेकफास्ट जो होता है वो अच्छा हाई प्रोटीन होना चाहिए। उसमें आप चिल्ला ले सकते हैं, जैसे आजकल मूंग के चिल्ले हैं, बेसन का चिल्ला बनता है, और कई तरह के चिल्ला आप उसमें बना सकते हैं, या ऑमलेट यूज़ कर सकते हैं, एग यूज़ कर सकते हैं उसमें आप, या पोहा भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का ब्रेकफास्ट आपका होना चाहिए, यानी आपने उसमें शुगरी बेवरेजेस और कार्बोहाइड्रेट डेंस, यानी अगर आप सुबह सुबह फ्रूट जूस लेते हैं गलत है वो, और सुबह सुबह आप ब्रेड लेते हैं वो भी गलत है, बिस्किट्स लेते हैं वो भी गलत है। तो हाई प्रोटीन होना चाहिए, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट आपको डालना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप उसमें डाल सकते हैं, आप उसके साथ कर्ड भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो पौष्टिक ब्रेकफास्ट जो होता है, आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल प्री डायबिटिक पेशेंट्स। प्री डायबिटिक वालों को क्या रोटी चावल बंद कर देना चाहिए, और अगर हमें कुछ हेल्दियर ऑप्शन समझने हो कि रोटी चावल को रिप्लेस कैसे करें, क्योंकि लोग थोड़ी रोटी थोड़ी चावल तो खाते नहीं है, इतना इतना चावल और 4-4 5-5 रोटियां, कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं इसको रिप्लेस करने के लिए? देखो, किसी भी चीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पारंपरिक खाना जो है, हमारा इंडियन कल्चर जो कहता है, हम रोटी चावल शुरू से खाते आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि हमारे साउथ पार्ट ऑफ जो इंडिया है या ईस्टर्न पार्ट में है, सब चावल खाते हैं, लेकिन वहाँ पे उतना डायबिटीज़ नहीं है जितना यहाँ पे है। और अगर हम दिल्ली में देखते हैं तो दिल्ली में हर स्टेट से लोग आए हुए हैं। जब वो अपने स्टेट में थे तो उनका डायबिटीज़ होने के चांसेस कम थे, लेकिन यहाँ आके उनके डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ गए। क्यों? कारण सिर्फ इतना है कि हमने सारी डाइट को मॉडिफाई किया हुआ है। अगर हम रोटी खाते हैं, अब रोटी को स्वादिष्ट बनाना है, फुल्का फूला हुआ होना चाहिए, उसके लिए हम उसमें एडिटिव डाल देते हैं, रिफाइंड डाल देते हैं, मैदा डाल देते हैं उसमें। नान बनाना है, नान फूला और सॉफ्ट होना चाहिए, उसके लिए उसमें कुछ डाल देते हैं। अगर आप इवन पकौड़े वगैरह भी बनाते हैं तो उसमें भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जिससे वो सॉफ्ट बने, लेकिन उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट ऐड करने के लिए जो हम एडिटिव्स डालते हैं, अगर उन्हीं को हम बंद कर दें, यानी रोटी बनानी है तो रोटी में जैसे भी आप मैदा उसमें डालेंगे वो रिफाइंड जो है फ्लोर हो जाता है। रिफाइंड फ्लावर का जो है जो इंडेक्स होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमें उस इंडेक्स को भी कम रखना है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, कैसे होगा? रोटी में रागी डालिए, आटे में जौ डालिए, आटे में ज्वार डालिए, चना डालिए, बेसन डालिए। तो अगर ऐसे हम मल्टीग्रेन टाइप ऑफ आटा यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता, क्योंकि कई सदियों से हम ये खा रहे हैं और हमें डायबिटीज़ नहीं हो रहा था। तो खाने का तरीका, खाने का और बनाने का, ये हमें बदलना होगा। अगर हम चावल की बात करते हैं, पॉलिश चावल जो आजकल आता है वो खराब करता है। अनपॉलिश चावल होना चाहिए। ठीक है। आप ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस उसमें है नहीं। डिफरेंस कहाँ पे आ सकता है? आप
चावल का पोर्शन कम करना है। पोर्शन कम कैसे कर सकते हैं? 1 कटोरी चावल में आधी कटोरी चावल की और उसमें सब्जियां, यानी बनाते टाइम अगर उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स डालेंगे, मटर डालेंगे, गाजर डालेंगे, ये सारी चीज़ें उस पर डालेंगे तो चावल का जो है ग्लाइसेमिक लोड मतलब पोर्शन वो कम हो जाएगा, प्लस ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आप उसमें फाइबर मिक्स कर रहे हो तो वो उसका एब्जॉर्प्शन अंदर से धीरे धीरे होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे ही कम हो जाएगा तो वो खतरनाक नहीं रहेगा, वो कम खतरनाक हो जाएगा और आप स्वाद भी ले सकते हैं और प्री डायबिटीज से भी बच सकते हैं। बिल्कुल। इसमें ना डॉक्टर एक और है, जैसे फ्रूट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर कोई प्री डायबिटीज़ है तो कोई ऐसे फ्रूट्स है जो आराम से बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं कि हाँ ये हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि ये हमारा शुगर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, और कौन से ऐसे फ्रूट्स है जिन्हें हम ना खाएं या अवॉइड करें जो हमारा शुगर बढ़ा सकते हैं? देखिए, रॉ चीज़ें चाहे वो फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल हैं बिल्कुल लाभदायक होती हैं बॉडी के लिए, क्योंकि एंशियंट टाइम से ही लोग जो है पेड़ों से फ्रूट तोड़ के खाते रहे हैं और सब्जियां तोड़ के खाते रहे हैं, तो ये बिल्कुल हेल्दी होती हैं क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं हमारे उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इन्फ्लेमेशन को बॉडी में कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन कम होने से ओबेसिटी कम होती है और उससे आपका प्री डायबिटीज़ होना कम होता है। हाँ, हमें ये देखना है कि किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है या कम है। इसमें आपका एप्पल है, आपके सारे तरह के बेरीज हैं, गुआवा है, पपाया है, ऑरेंज है, तो ये सारे फूड जो है, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो आप मॉडरेट अमाउंट में ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, बात आ जाती है आपके मैंगो पे, मीठा होता है, लीची, अंगूर होता है, लीची होती है, चीकू होता है, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो आप उनको भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी भी मात्रा कम करके। यानी आप अगर आप प्री डायबिटिक हैं और आप चाहते हैं कि आप मैंगो खाएं, क्योंकि इस सीजन को देखो, जो सीजनल फ्रूट होता है वो हमें खाना चाहिए। हाँ। तो 1 स्लाइस ले सकते हैं, 1 स्लाइस शाम को ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार में बैठे हुए 2-3 आम खा लिए आपने, तो पूरे दिन में 1 आम उस टाइम पे कभी कभी आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें फ्रूट जूस लेना सही है? बिल्कुल नहीं। हाँ। जो फ्रूट जूस होता है वो सिर्फ एक शुगरी बेवरेज होती है, फाइबर तो एक शुगरी ड्रिंक होता है। हाँ, फाइबर उसमें निकल गया और असली काम हमारा फाइबर का आता है। तो हमें फाइबर इनटेक बढ़ाना है, हमें प्रोटीन बढ़ाना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, और हाँ, एक हमें हेल्दी फैट भी ऐड करना चाहिए। बिल्कुल। इसमें ना जैसे डायबिटीज़ का नाम सुनते ही लोगों को लगता है मीठा, शुगर, चीनी छोड़ देते हैं। चीनी छोड़ दी तो क्या खाना शुरू करेंगे? गुड़, खांड, मिश्री या स्टीविया, या आजकल जैसे स्वीटनर्स आते हैं कि ये चलो शुगर फ्री स्वीटनर्स वगैरह हैं। क्या ये सेम रोल प्ले करते हैं शुगर को कम करने में, या चीनी जितना ही रोल है इनका? देखो, चीनी है, खांड है, गुड़ है, हनी है, ये सारे भाई बहन हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये कम डेंजरस होते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है। जो चीनी होती है वो ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, गुड़ जो खांड होती है वो कम प्रोसेस्ड होती है, थोड़ा सा क्रूड होता है। लेकिन ये नहीं कि गुड़ हेल्दी है और सुबह से लेकर शाम तक गुड़ ही खा रहे हैं, पोर्शन साइज बढ़ा रहे हैं। तो हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस ग्लाइसेमिक लोड दोनों का ही ख्याल रखना है। दोनों ही बुरी चीज़ें हैं, आपको जो भी खाना है आपको कम मात्रा में खाएं। हमेशा अति सबकी खतरनाक होती है, मॉडरेट अमाउंट में आप ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप गुड़ खाते रहें और चीनी को छोड़ दें। बिल्कुल। हमारे इंडिया में ना चाय कॉफ़ी के बिना कई लोगों के दिन की शुरुआत होती नहीं है, लेकिन चाय कॉफ़ी बनेगी कैसे? बिना 2 चम्मच चीनी डाले तो बन नहीं सकती है। कुछ ऐसा है कि चाय में, कॉफ़ी में चीनी की या शुगर की कितनी मात्रा कम करके हम पी सकते हैं थोड़ा बहुत, या बंद भी कर दें? जैसे ये मेरी कॉफ़ी है, ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है। ठीक है। तो बिना चीनी की चाय कॉफ़ी आपको परेशान नहीं करेगी, अगर आपको इसकी वजह से हाइपर एसिडिटी नहीं होती है तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसमें दूध जो होता है बहुत कम होता है, तो दूध आपको ख़राब नहीं करता। और वैसे भी माना जाता है कि हमारे जो बचपन में हमारे घर में भी 1 कप दूध रात को हम सोते थे, और उसका क्या बेनिफिट होता था हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो चीनी इसमें कॉफ़ी और चाय आप ले सकते हैं 1 या 2 कप रोज़ के, बशर्ते उसमें चीनी ना हो। तो चीनी का रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। स्टीविया यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें विदाउट चीनी ही आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी आदत पड़ जाती है तो आपके टेस्ट बर्ड्स उसको एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। फिर आप थोड़ी सी चीनी डालोगे तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बहुत मीठी लगती है अजीब से। तो बेटर है कि टी कॉफी इज वेरी गुड बट विदाउट शुगर। ठीक है। इसमें ना जैसे हमारे इंडियंस का कुछ फेवरेट जैसे सब्जी होती है, छोले हो गए, राजमा हो गए, चने हो गए, इस तरीके की चीज़ें। इवन कई लोग दाल या ओट्स खाते हैं, तो प्री डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं? देखो, छोले भटूरे ये सारे रिवॉर्ड्स होते हैं आपके, और रिवॉर्ड्स कभी कभी अच्छे लगते हैं। डेली आप रिवॉर्ड्स नहीं ले सकते हैं।
उनमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, प्रोसेस ज़्यादा होता है, आपका सैचुरेटेड फैट भी ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ अगर आप डेली बेसिस पे इसको हैबिट बना रखा है तो वो ना करें। लेकिन हाँ, दूसरा आपने चने, राजमा, लोबिया ये बात करी, तो चने, राजमा, लोबिया ये बहुत ही रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के। हाँ। तो आप इनका सैलड बना सकते हैं। आपने सुना होगा 3 बीन सैलड, 2 बीन सैलड। तो आप उस तरह का सैलड्स बनाएं, इनको बॉईल करके इनका सैलड बनाएं विदाउट एनी छौंक और कुछ किसी की तड़के के। तो उसका सेवन बिल्कुल आप एज ए स्नैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। दाल वगैरह ले सकते हैं? दालें बिल्कुल लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन होती हैं। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो 50% हमारा जो है फाइबर डाइट होना चाहिए, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उसमें होने चाहिए। जो 1/4 है वो आपका प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए, यानी दालें हैं, उसमें है, फिश भी आता है, बाकी नॉन वेजिटेरियन में चिकन वगैरह भी ले सकते हैं आप, तंदूरी। और जो 1/4 पोर्शन जो उसका आता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का आता है। उसमें आप रोटी जो भी आप लेते हैं, चावल लेते हैं, तो कभी भी रोटी के साथ चावल को ऐड नहीं करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। 2 रोटी की 1 कटोरी का रिप्लेसमेंट होता है। अगर 4 रोटी खाते हैं और एक साथ में 1 कटोरी चावल ले रहे हैं तो वो गलत है। अगर आपको कटोरी ऐड करनी है तो आपको 2 रोटी कम करनी पड़ेगी। यानी आप रिप्लेस करके चलेंगे, अदरवाइज 2 कार्बोहाइड्रेट इकट्ठे नहीं लेने चाहिए। आप रोटी के साथ में चावल मिक्स करना गलत है। ठीक है। रोटी और इसके साथ मीठा लेना गलत है। मीठा भी लेना तो आपको सेपरेटली, आपको एक आप कहते हैं कि इंटरवल मील या स्नैक्स के लिए तब आप ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए अपने मेन मील के अंदर। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी टिप दी हमें, क्योंकि अक्सर हम लोग जो थाली वगैरह खाते हैं ना, तो उसमें रोटी भी रहती है, चावल भी रहती है, मीठा भी रहता है कुछ ना कुछ, तो तीनों चीजें एक साथ ना लें। तो रोटी, चावल, मीठा ये खाना नहीं है सिर्फ हमारा, खाने में बाकी चीजें भी आती हैं। फाइबर को अच्छे से ऐड करें, प्रोटीन को अच्छे से ऐड करें, और हेल्दी फैट का हमारा डिस्कशन रह गया। उसमें ये है कि आपके नट्स आते हैं, जैसे सीड्स आते हैं, है ना, आप वो सारी चीज़ें ऐड करें। और जैसे मैं अपने बचपन की बात करूं तो एक तो हमारा था कि रात को आधा गिलास दूध आपको लेना है। वो हमें हेल्प करता है कि हम रात को फिर स्नैकिंग नहीं करते, रात को नमकीन नहीं खाएंगे और नहीं खाएंगे। और जो दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो धीरे धीरे आपका एब्जॉर्ब होता है सुबह। तो आपकी मशीन जो है, डाइजेशन की मशीन भी रात को रेस्ट पे रहती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। अगर उसकी जगह पे आप चॉकलेट्स लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, तो उसको इमीडिएटली उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और इमीडिएटली एब्जॉर्ब करने से आपका इंसुलिन स्पाइक होगा, और फिर जैसे ही स्पाइक होगा तो फिर उसके बाद में हाइपोग्लाइसीमिया होगा, आपको और खाने का मन करेगा। आपने देखा होगा कि अगर आप दूध पीते हैं तो आपको खाने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही चॉकलेट खाते हैं तो आपको एक और खाने का मन करता है, फिर आपको एक और स्वीट खाने का मन करता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एकदम से इंसुलिन बढ़ता है, एकदम से इंसुलिन जो है वो कम होता है, शुगर और कम हो जाता है, तो फिर आपको और खाना पड़ता है। दूसरा, अगर आप किसी भी चीज़ में थोड़ा सा आधा चम्मच घी जैसे डालते थे किसी सब्जी दाल में, तो जो हमारा हेल्दी फैट होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो अगर आप ग्लूकोज भी ले रहे हैं तो उसमें अगर आधा चम्मच घी उसमें अच्छा आपने, या उसमें नट्स वगैरह डाला हुआ है, हेल्दी फैट डाला हुआ है, तो आपके एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, यानी उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देगा। तो बेसिकली हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करना है और ग्लाइसेमिक लोड को कम करना है। अगर जैसे हमें थोड़ा सा बाहर का खाना हो वीक में, क्योंकि कई बार अक्सर लोगों का मन नहीं रहता है किसी को देख करके, तो जो पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, छोले भटूरे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, कितनी खा सकते हैं, कितने मात्रा में, अगर कोई प्री डायबिटिक है तो? देखिए, ये सारी रिवॉर्ड की चीज़ें होती हैं, और रिवॉर्ड की चीज़ें जो है वो कम मात्रा में ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहती हैं, क्योंकि इसमें आपके अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। तो कम मात्रा में आप बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद करिए। कभी कभार अगर आपको रिवॉर्ड की, आपको चीट भी करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पोर्शन साइज बहुत कम रहना चाहिए। ठीक है। इसमें ना डॉक्टर एक और चीज़ है, कई बार कि मील टाइमिंग को लेकर के लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो अगर कोई प्री डायबिटिक है, रिवर्सल पर चल रहा है, तो किस हिसाब से अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की मील टाइमिंग रखें? मॉर्निंग में जो आपका ब्रेकफास्ट है वो 8 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जिस तरह से हमारे बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो उसमें ब्रेकफास्ट का टाइम 8 बजे का रहता है, लंच का आपका 2 बजे का रहता है, और डिनर 7 बजे के पहले यानी सनसेट के आसपास का टाइमिंग रहता है। तो मॉर्निंग में आपका हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाला हमने डिस्कस किया कि ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जिसमें आप चिल्ला ले सकते हैं, जिसमें आप पोहा ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ऑमलेट्स ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, और साथ में कोई भी फर्मेंटेड बेवरेजेस, कांजी बहुत अच्छी होती है, कांजी आप ले सकते हो, छाछ ले सकते हो। तो ये प्रोबायोटिक विन में अच्छा होता है, और ये फर्मेंटेड सारी बेवरेजेस होती हैं और आपको ख़राब भी नहीं करती। इसी तरह से अगर आपका लंच है
इंडियन स्टाइल में जो भी लंच हमारा होता है 2 रोटी है, 1 बाउल चावल ले सकते हैं, लेकिन अच्छी दाल और सब्जी ज़्यादा मात्रा में, और साथ में सैलड्स ले सकते हैं। और इसी तरह डिनर जो होता है, डिनर में कोशिश करें कि आप सूप्स लें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें। रोटी अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी आपको लेनी है तो 1 रोटी आप उस टाइम पे ले सकते हैं। ठीक है। जो हम लोगों का आपने मील टाइमिंग्स बताई, तो गैप रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो लोग डायबिटीज़ हैं या प्री डायबिटिक हैं तो खाने में ज़्यादा गैप ना दें। आप लंबे लंबे समय तक गैप देंगे तो इंसुलिन लेवल स्पाइक होंगे। गैप देना सही है या कम गैप्स? तो ये 3 मेजर मील्स होते हैं। इन बिटवीन दीज मील्स वी कैन हैव अ 3 स्नैक। ओके। तो उसमें आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, या फिर जैसे हमने बात करी 2 बीन्स या 3 बीन्स सैलड्स कोई भी है, आप चने, लोबिया, राजमा ये सब बॉईल करके इसको ले सकते हैं। तो चने, भुजे हुए चने ले सकते हैं। तो इस तरह की स्नैकिंग आप बीच में बिल्कुल कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और लंच और डिनर के बीच में भी कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको फ्रूट्स लेने हैं तो फ्रूट भी आप इसी स्नैक्स टाइम में ले सकते हैं, तो बेटर रहेगा। यानी इसको हम कहते हैं कि हम कैलोरी स्प्रेड आउट कैसे करते हैं थ्रू आउट द डे। तो डेंस कैलोरी ना लें एक ही टाइम पे। अगर आप कैलोरी स्प्रेड आउट करके चलते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक लोड कम रहता है, आपका इंसुलिन स्टेबल रहता है, स्पाइक्स नहीं आएंगे। क्या हम लोग जो प्रोटीन मील लेते हैं, मतलब अगर कोई प्री डायबिटिक का मरीज है, हाई प्रोटीन मील लेना शुरू कर देता है, तो रिवर्सल जल्दी होगा? बिल्कुल। अगर हम हाई प्रोटीन लेते हैं, पहली बात तो प्रोटीन से आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे। दूसरा, आप एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रोटीन लेंगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा। मसल मास बढ़ने से, बिकॉज माना जाता है कि जो मसल सेल्स होती हैं वो एक स्पंज की तरह होती हैं जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो द मसल सेल्स आर बेटर अपटेकर्स फॉर द ग्लूकोज। इसलिए कहते हैं कि आप अपना मसल मास बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए, जिससे आपका डायबिटीज होने के चांसेस कम होंगे और प्री डायबिटीज को आप अच्छे से रिवर्स कर पाएंगे। कुछ प्रोटीन के ऑप्शंस है जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो ये चीज़ें जरूर शामिल? वेजिटेरियन में अगर मैं बात करूं तो सभी तरह की दालें हैं, सोया की सब्जी है, आप सोया का इवन चिल्ला भी बना सकते हैं, सोयाबीन की सब्जी भी बना सकते हैं, सोया पनीर भी आता है, सोया मिल्क भी आता है, और चने हैं, लोबिया है, राजमा है, ये सारे अच्छे प्रोटीन डेंस ऑप्शंस होते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड में फ़िश है, एग्स होते हैं, या चिकन है जो इसको तंदूरी चिकन वगैरह नॉन फ्राइड जो होते हैं, तो ये अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो या फिर प्रोटीन पाउडर, तो आप प्रोटीन पाउडर का भी सेवन कर सकते हैं, प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, आप मॉर्निंग में स्मूदी बना सकते हैं। आप 5 तरह के नट्स लें, 5-5 पीस सबके लें, बादाम के, अखरोट के, किशमिश के, काजू के, 5-5 लेके उसमें उसको दूध में या पानी में उसकी स्मूदी बनाएं, और उसी में हम प्रोटीन का 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल सकते हैं। तो उससे आपका प्रोटीन का जो है वो रिक्वायरमेंट भी पूरे दिन का पूरा हो जाएगा। यानी 0.8 ग्राम हमें चाहिए होता है पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो 40-50 ग्राम ऑफ प्रोटीन हम ले सकते हैं पूरे दिन में। ठीक है, ये आपने अच्छा फॉर्मूला हमें बताया कि अगर सुबह सुबह किसी के पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है तो स्मूदी बोल बना कर बिल्कुल स्मूदी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें अगर डॉक्टर जैसे हमें समझना हो कि कोई ये पूरे लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, डाइट में भी मॉडिफिकेशंस कर दिए, कितने समय के बाद चांसेस है कि उनका रिवर्सल हो सकता है, फिर कब टेस्ट कराएं? डिपेंड करता है कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम कारणों की बात करते हैं या रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर आता है जेनेटिक। यानी आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है, आपका एक पेरेंट या दोनों पेरेंट डायबिटिक है, तो आप में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के। तो अगर आप में हिस्ट्री नहीं है और आप प्री डायबिटीज़ श्रेणी में आ रहे हैं और अच्छे से आप सारा कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स फॉलो कर रहे हैं, आप अपना डाइट मॉडिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 3 से 6 महीने में आपका रिवर्सल उसमें हो जाता है। ज़रूरत होती है हमारी, हम इनिशिएट तो कर लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती है, हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो हमें उसी को फिर आगे मेंटेन करके रखना पड़ता है। और अगर हिस्ट्री है जेनेटिक की आपकी फैमिली में तो आपको एक्स्ट्रा लाइफस्टाइल मेजर्स लेने की ज़रूरत होती है। फिर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल मीठा बंद करने की ज़रूरत है, और आपकी जो डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो अगर प्री डायबिटीज़ के लिए चीज़ें रूल फॉलो किया, टेस्ट कराया, अब सारी चीज़ें नॉर्मल आ गई, तो लोग फिर से वापस बैक टू वही सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो इससे क्या फिर से वापस नहीं आ सकता? कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर योजो इफेक्ट आ जाता है। यानी आपने वेट लूज किया, बिकॉज प्री डायबिटीज़ के लिए वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ द मैनेजमेंट। तो वेट आपने कम किया, फिर आपका वेट बढ़ गया, फिर कम हो गया, तो इस तरह से आपका जो मेटाबॉलिक सेट पॉइंट है बॉडी का वो गड़बड़ा जाता है। तो मेटाबॉलिक सेट पॉइंट जो है वो आपका लोअर नहीं होगा, वो हाई रहेगा। यानी अगर आप 100 किलो के हैं
आपने 10 किलो कम किया 90, लेकिन बॉडी का जो मेटाबॉलिक सेट पॉइंट है वो कह रहा है कि आप 100 किलो के ही हैं, तो आपको वापस वहाँ ले जाने की कोशिश करेगा। अच्छा। सो आपकी जो बॉडी की बायोलॉजी होती है वो हमेशा आपको रेजिस्ट करती है कुछ भी चेंज करने के लिए, तो आपको वहीं ले जाएगी। तो अगर आप मेटाबॉलिक सेट पॉइंट को नीचे नहीं करेंगे तो फिर आप में यो इफेक्ट आता रहेगा, और ये और भी खतरनाक हो जाता है। आपने वेट लूज किया, गेन किया, लूज किया, गेन किया, तो इससे अच्छा है कि आप जो है कंसिस्टेंसी रखें, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें, अगर आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए तो टेस्ट अगर कराने जा रहे हैं हम प्री डायबिटीज के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद, तो फिर उसमें क्या नंबर्स देखें कि अब ये नंबर्स इस रेंज में है तो हमारा प्री डायबिटीज जो है रिवर्स हो चुका है। आपका अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है, आपका A1C 5.7 से कम आ जाता है, तो आई थिंक वो बेटर है, आप उसी को मेंटेन करके रखें। और एक चीज़ और, हमारे एशियंस में जो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कम BMI पे, बॉडी मास इंडेक्स पे, है ना। अच्छा। जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये वेस्टर्न कंट्रीज का है 5.7 6.4, तो इंडियन सिनेरियो या एशियन सिनेरियो में थोड़ा सा कम, इवन 5.6 5.7 पे भी कई बार कहते हैं कि ये प्री डायबिटिक है। तो अगर आप में सेंट्रल ओबेसिटी है, विसरल फैट ज़्यादा है, जो कि होता है इंडियंस में, तो आप कम से कम जितना मेंटेन करके उसको रखेंगे HbA1c को 5.5 5.6 के आसपास, तो आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। अभी तक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को बहुत मदद मिली होगी। हम चाहते हैं डॉक्टर कि एक बार जाते जाते आप ये ज़रूर बता दीजिए कि आपकी जो प्री डायबिटीज़ है वो फुल्ली डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए कौन सी चीज़ें आज से बंद कर दें, कौन सी चीज़ें शुरू कर दें, सो दैट आप आगे की अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो ये अच्छी बात है कि जो प्री डायबिटीज़ है ये फाइनल स्टेज नहीं है, ये सेमीफाइनल है, और फाइनल तक ना पहुंचे इसके लिए जो हम आपको बताने वाले हैं वो ये कि चीनी और मैदा दोनों रिफाइंड चीज़ें हैं, बिल्कुल आप बंद कर दें। प्रोसेस्ड फूड को बंद कर दें। लाइफस्टाइल आप अपना मेंटेन करके रखें, एक्टिविटी आपकी मेंटेन करके रखें, बैलेंस्ड डाइट जो हमने डिस्कस किया है उसको मेंटेन करके रखें, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेट मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दो चीज़ें जो और हैं वो हैं स्ट्रेस और स्लीप। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो आप उसको मैनेज करें, आप उनको मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपको लगता है, आप पाठ पूजा करते हैं तो उसमें ध्यान रख सकते हैं, तो आई थिंक आप स्ट्रेस उसको मैनेज कर सकते हैं। टाइम पे सोएं, अच्छी स्लीप लें। अगर ये सारी चीज़ें यानी कि 5S, शुगर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, स्लीप और स्मोकिंग है तो बंद करें, इन पांचों चीज़ों को अगर आप मैनेज करके रखेंगे तो मेरे नहीं ख्याल से आपको कभी भी डायबिटीज़ से जूझना पड़ेगा, और अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है तो बिल्कुल रिवर्स कर पाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट। तो आई थिंक हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उसमें आपने सच में बहुत ही आसान शब्दों में सभी चीज़ों को समझाया, बताया कि अगर कोई प्री डायबिटिक है तो किस तरीके से उसको रिवर्स कर सकता है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इतने सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए और समझाने के लिए। आई होप आपने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।